Hello everyone, welcome to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. My name is Dakshesh and today we are going to have class 9 mathematics. So, मैं यहाँ पे आपको कुछ फिगर ड्रॉ करके उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा और वो क्वेश्चंस का बहुत ही आसान आंसर देने के बाद हम अपने यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी ने समर के दरमियान नाइट स्काई मतलब रात के दरमियान आपने आसमान की ओर देखा होगा। क्या आपने वो जो सितारे दिख रहे हैं वो आपको ड्रॉ करने की बात आए तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल सर। तो कैसे होते हैं? तो बहुत सारे स्टार छोटे होते हैं, बहुत सारे स्टार थोड़े बड़े होते हैं दिखने में, किसी की जगह फिक्स होती है, किसी की नहीं होती है, एक्सेट्रा। इसके अलावा आपने रेनफॉल भी देखा होगा। रेनफॉल यानी कि बारिश जब गिरती है तो उसकी पानी की बूंदें आसमान में से ऐसे नीचे की ओर आती है। सो इन दोनों को अगर हम गौर से देखें, ठीक है, तो एक पानी की बूंद या फिर एक सितारा एक डॉट रिप्रेजेंट करता है। डॉट मीन्स हम उसको कहते हैं मैथमेटिक्स में पॉइंट। पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप गैस कर सकते हैं हम मैथमेटिक्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर कौन सा यूनिट पढ़ने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट के हिसाब से हम जाएंगे यूनिट नंबर 6 के साथ, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। अब सर ये लाइन्स एंड एंगल्स का पॉइंट के साथ क्या ताल्लुकात, क्या संबंध है, तो मैं आपको वो भी बताता हूं। फिलहाल इस लाइन और एंगल्स के बारे में जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स एंड some are the definitions you have to take care। तो वो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन क्या है, मैं आपको उसके बारे में यहां पे बताता हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पॉइंट से। पॉइंट इज dimensionless figure, that means it don't have any kind of dimension। जैसे कि आपने सुना होगा 2D, 3D, so on 7D, आपने ऐसे मूवीज भी देखे होंगे। तो पॉइंट पे कोई भी डायमेंशन है नहीं। तो अगर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट एक सीधी कतार में मैं ज्वाइन करूं एक प्लेन के अंदर इस तरह से अप टू इनफाइनाइट, तो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है इसका नाम आप सभी को आता है, लेकिन फिर भी इसे हम क्या कहते हैं? यस, इसे हम कहते हैं
लाइन। तो ये जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं यहां पे 2 पॉइंट लोकेट करता हूं इस लाइन के ऊपर, तो इसका नाम बन जाता है लाइन AB। ये पहला तरीका है। अगर आपको नोटबुक में लिखना हो इसको लाइन AB, तो आप डायरेक्टली सीधा सीधा लिख सकते हैं लाइन AB। अगर आपको सिंबल में लिखना हो तो आप उसको सिंबल में लिख सकते हैं इस तरह से, एक छोटी सी लाइन का सिंबल रखना है और लिखना है नीचे AB, कवर करना है दोनों, बाहर नहीं जाना चाहिए और कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से भी हम इस लाइन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन AB। कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं। तो यह है लाइन XY। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर के अंदर मेंशन करना हो तो आप सिंबल के जरिए ही दिखाना बहुत ही आसान है। लाइन AB लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो वेल एंड गुड, लेकिन नोटबुक के अंदर आपको इस सिंबल के जरिए ही लिखना है लाइन AB। यह है लाइन XY। इसके अलावा इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोअर केस स्मॉल ABCD में से स्मॉल l या फिर स्मॉल m या फिर स्मॉल n, पूरी लाइन को ये L रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसका नाम है लाइन L। तो इसका नाम क्या हुआ? लाइन M। तो इसका नाम क्या हुआ? लाइन N। तो इस लाइन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तो नाम से लाइन AB सिंबल से, या फिर कोई एक छोटा सा लेटर पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता हो तो आप सिंपल लाइन L या फिर जो नाम दिया गया हो M, N, O, P, Q एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने की बात है। लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है कि ऐसे ये एक पॉइंट है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में दोनों तरफ एक्सपांड हो तो वहां से लाइन फॉर्मेशन होता है। अब ये जो लाइन XY है उसकी X से लेकर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट्स अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये ज्योमेट्री की नई फिगर बनती है जिसका नाम है, आप सभी को मालूम है, उसे कहते हैं रे। तो इसको लिखने के लिए हम रे XY लिख सकते हैं या फिर सिंबॉलिकली आप उस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रे XY। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में कि भाई पॉइंट जो है वो डायमेंशन लेस है। लाइन 1 डायमेंशन में आता है, उसको सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, लेकिन हम उसको मेजर कर सकते नहीं है। लाइन में से एक पोर्शन हटा दो तो रे बन जाता है। रे को ये जो पॉइंट है वो उसका एंड पॉइंट कहलाता है। तो रे के पास एक एंड पॉइंट है,
कभी कभार उसे ओरिजिन पॉइंट भी कहलाता है। हम यहां पे उसको एंड पॉइंट ही प्रीफर करेंगे। अब इसको इस तरह से अगर सिंबल में लिखना है तो हम रे वाई एक्स ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पे जो एंड पॉइंट है वो सबसे पहला आता है। तो एंड पॉइंट कौन है? यहां पे एक्स है, तो सबसे पहला क्या आएगा? एक्स। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है? वाई। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? वाई। तब जाके ये ट्रू होता है। तो रे को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने में आपको ये ख्याल रखना है कि जो एंड पॉइंट है वही पहला आता है, फिर दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की थी एक्स वाई, अगर मैं दोनों साइड से एक्स की लेफ्ट हैंड साइड और वाई की राइट साइड पे सारे पॉइंट्स को अगर मैं रिमूव कर दूं तो हमारी यहां पे एक नई ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दो तरीके हैं। जिस तरह से हम नाम लिख के फिर एक्स वाई लिखते थे, इसी तरह यहां पे भी हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो ये पूरा लाइन सेगमेंट एक्स वाई इस फिगर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सिंबल यूज करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइन एक्स वाई, सॉरी लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो यहां पे हम पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट इन सभी के बारे में पढ़े। इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या है? पॉइंट डायमेंशन लेस है, लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सपेंडेड है, वन डायमेंशनल फिगर है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसकी लेंथ है लेकिन ब्रेथ नहीं है। रे लाइन के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं कि इस लाइन के पास एक भी एंड पॉइंट नहीं है। रे की बात करें तो रे को एक एंड पॉइंट है, वो किसी एक डायरेक्शन में अप टू इनफाइनाइटली एडेड है। अब ये भी लाइन की तरह वन डायमेंशनल फिगर है, इसकी लेंथ है लेकिन ब्रेथ नहीं है। ये भी पॉइंट से बना हुआ है। तो अगली बारी आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट है। रे के पास कितने एंड पॉइंट है? एक। लाइन सेगमेंट के पास कितने एंड पॉइंट है? दो। लाइन सेगमेंट के पास लेंथ है लेकिन ब्रेथ नहीं है, मतलब वो वन डायमेंशनल फिगर है, वो भी स्ट्रेट होता है। इन सभी में ये लाइन सेगमेंट भी एक ऐसा है कि जब हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 10 मीटर, 16 मीटर, तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये फाइनाइट है, मतलब ये फिनिट है। तो पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट इन सभी के बारे में हमने अच्छे से पहले भी पढ़ा था, इस बार हमने सिर्फ रिवाइज किया। आगे का टॉपिक देखते हैं। लाइन एम के ऊपर मैं यहां पे ए, बी और सी 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूं। अगर कोई 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हो तो इन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। If 3 or more points are lying on the same line, then they are called collinear points, or else you can also say linear points because they are lying on the same line. Otherwise, if
any of these points is not lying on the same line, सपोज ये A, B और C 3 पॉइंट्स के बारे में बात करें तो B जो है वो लाइन के बाहर है, ठीक है, तो वो हो जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, फिर भी टेक्स्ट बुक में एक लाइन दी गई है, वो कैसे लिखना है वो मैं आपको इस एंटायर यूनिट के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको फेयरबुक के अंदर क्या कौन से पॉइंट्स है वो कॉपी करना है और क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमने लिख दिया कि भाई लाइंस के बारे में देखा, मतलब अभी फिलहाल सिर्फ लाइन ही हुआ है, इंट्रोडक्शन में आया है, एंगल्स बाकी है, तो हम एंगल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो एंगल का ओरिजिन कहां से होता है कि भाई सपोज ये रे है OA, और एक दूसरा रे है OB। अब देखेंगे जरा यहां पे कि वी हैव टू रेज, दैट इज रे OA एंड रे OB। अब दोनों रे में एक चीज कॉमन है, क्या है? तो ये उसका एंड पॉइंट। जब दो रेज की उत्पत्ति एक ही ओरिजिन से होती हो या फिर एक ही एंड पॉइंट से होती हो, तब वहां पे एंगल फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के बीच में ये बनता है एंगल। इस एंगल के अंदर ये जो कॉमन ओरिजिन है दोनों रेज का, उसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये दो रेज है उसको आर्म्स कहते हैं। बीच में यहां पे ये जो एंगल मेजर होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल बेसिक फॉर्मेशन ऑफ एंगल। इसको नाम से रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम शॉर्ट में एंगल O रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर कोई आपत्ति ना हो तो। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई यहां पे भी एक दूसरा रे फॉर्मेशन होता है सेम ओरिजिन से, और यहां पे इसका नाम C होता है। अब एंगल O जब मैं बोलता हूं तो यहां पे ये वाला एक एंगल है, एक ये वाला भी एक एंगल है, और ये मेन एंगल, तीन एंगल होते हैं। तो सब चिल्लाएंगे कि इसका नाम की कौन है O, कौन सा कंसीडर करें। तो ये गलतफहमी ना हो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है इस एंगल O को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिलहाल मैं अभी मेन एक ही एंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवाऊंगा। BOA, शुरुआत करनी है B से, जंप ऑन टू द O एंड अगेन जंप ऑन टू द A। BOA सीक्वेंस में जाना है, बीच में टूटना नहीं है। आप डायरेक्टली B से A जंप नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे कोई ज्वाइंट नहीं है। सर क्या मैं A से शुरुआत कर सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल, आप उसको AOB एंगल AOB उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये भी एक तरीका है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। सॉरी, तो ये तीनों एक ही एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एग्जाम के अंदर कोई भी तीन में से कोई भी एक नाम लिखेंगे तो वो इसी एंगल को रिप्रेजेंट करता होगा। मेरी राय ये है कि जब कोई डिफिकल्टी हो एंगल को दर्शाने में, तो इस तरह से ही आप एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इस
एंगल्स के मेजर के ऊपर, मतलब कि डिफरेंट मेजरमेंट होता है एंगल का। एक पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द टोटल 360 डिग्री होता है। मतलब एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो सकता है, और उनके बीच में कोई भी वैल्यू भी होती है। तो कोई भी एंगल की वैल्यू के ऊपर से हमने उसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। वो टाइप कौन से हैं, मैं इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबको उसके बारे में पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल। अब जिसको आता है वो मन में सोच ले कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। मैं यहां पे एक फिगर ड्रॉ करता हूं, सेम नाम नहीं दूंगा, AOB, और इसका मेजरमेंट सपोज कि x डिग्री है या फिर x है, समझ लो। तो जब किसी एंगल का मेजरमेंट 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, इफ any angle having measure greater than 0 degree and less than 90 degree, then it is known as acute angle. बहुत ही सिंपल है, आसान है, सब कुछ पता ही है आपको। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री, 5 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री, अप टू आप ले जाओ उसको 89 डिग्री, सारे के सारे एक्यूट एंगल में ही आते हैं। तो सर व्हाट इफ कि जब एंगल का मेजरमेंट x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो क्या करें? तो जब एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तो इस 90 डिग्री को हम इस एंगल की तरह, राइट एंगल की तरह दर्शाते हैं, और उसका नाम भी है राइट एंगल। तो जब भी कोई एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं राइट एंगल। आगे की ओर बढ़े कि भाई सर ऐसा हो सकता है कि जब कोई एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और वन 180 डिग्री से कम हो। जी बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कोई एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, जैसे कि 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 125 डिग्री, उन सभी को हम ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब सर क्या होता है कि मैं यहां पे एक एंगल ड्रॉ करता हूं, एंगल AOB यहां पे है। कभी भी किसी एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, कोई भी एंगल का मेजरमेंट जब एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आखिरी टाइप बचा है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है कि जब किसी एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। आई एम रिपीटिंग, इफ एन एंगल हैविंग मेजर द वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, दैट मीन्स
180 degree, bigger than 180 degree and lesser than 360 degree. It is known as reflex angle. ये रिफ्लेक्स एंगल जो है उसके रिलेटेड एग्जाम में सब आते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का आता है, डिपेंड करता है कि ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करें। एंगल AOB का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करें, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। वो टॉपिक जब एक्सरसाइज में आएगा तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, रिफ्लेक्स एंगल दैट मींस इफ द एंगल हैविंग मेजर ग्रेटर देन 180 degree but lesser than 360 degree, it is known as the reflex angle. Now, apart from this entire thing which is drawn and given on the board is in the textbook only. Now, how to write down in your notebook? I will mention you in the last topic. As I said, you have to take care of the name and condition of the different types of angles. सर आपने बोला था कि यहाँ पे 90 डिग्री आया, यहाँ पे 180 डिग्री आया, क्या 0 डिग्री आ सकता है? यस पॉसिबल है, उसे कहते हैं जीरो एंगल। क्या एग्जैक्टली 360 डिग्री आता है? हाँ बिल्कुल आता है, उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। किसी एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री है तो उसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब ये था उसके मेजरमेंट के हिसाब से उसके एंगल का नाम, टाइप्स ऑफ एंगल। अब बेसिक टर्म्स के अंदर अब मैं 2 एंगल के पैर की बात करूंगा। 2 पैर, जैसे कि यहां पे है एंगल X और यहां पे है एंगल Y। मैं यहां पे 2 कंडीशन लिखता हूं। सपोज मेजर ऑफ एंगल X प्लस मेजर ऑफ एंगल Y, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर किसी 2 एंगल का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री होता हो तो क्या बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा? जी, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है तो आपको उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि अगर 2 एंगल का मेजरमेंट उसका हम सम करें और शार्प 180 डिग्री आए, इफ यू एड द मेजर ऑफ 2 different angles and they ends up into 180 degree sharp exactly, then उसे हम क्या कहेंगे बताइए जरा? ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल सॉल्व। तो यहां पे हमने 2 एंगल के सम करने के बाद उसका रिजल्ट 90 डिग्री आया तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब उसका रिजल्ट 180 डिग्री आया तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
ये बेसिक था, आपको ऑलरेडी पता ही है, मैंने बस आपको रिवाइज करवाया, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक पॉइंट है जो कि आपको लिखना भी पड़ेगा, लेकिन बाद में। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। सपोज ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, ए ओ बी सी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। दोनों एंगल के ओरिजिन देखेंगे तो सेम है, तीनों रेस जो है उसका ओरिजिन सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों एंगल्स के आर्म्स में ओबी जो है वो कॉमन आर्म है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती हो, दो एंगल हो, दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन रे आता हो, कॉमन आर्म होता हो, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। पड़ोसी मतलब क्या? एडजेसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब ये एक दूसरे के पड़ोसी हुए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? पास पास वाले पड़ोसी। अब दूसरी बात कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स हो, दो एडजेसेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एडजेसेंट एंगल, व्हेन फॉर द पेयर ऑफ two adjacent angles, आप यहां पे देख सकते हैं कि जब कोई दो एडजेसेंट एंगल हो और उसके एंगल का जो मेजरमेंट है उनका सम शार्प 180 डिग्री आता हो, तो उसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स मतलब कि ये दोनों एंगल्स जो है वो उसका सम 180 डिग्री होगा, पहली चीज। और जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ओ रे ओ ए एंड रे ओ सी, तो जो ए ओ सी है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन। तो फिर से जब दो एडजेसेंट एंगल्स के मेजरमेंट उसका सम शार्प 180 डिग्री आए तो उसे कहते हैं लीनियर एंगल, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर से बहुत सारे एक्सोम आएंगे, थ्योरम्स भी आएंगे, और आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी पेयर ऑफ एंगल रह गया है हमारा, हम वो देख लेते हैं। कौन सा है? अगर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हो, ए बी सी डी, ये दो लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब यहां पे
4 एंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। तो ये एक पैर हुई, ये एक पैर हुई। तो ये जो पैर बनती है उसे हम कहते हैं पैर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये हमारे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस का आखिरी पॉइंट, पैर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब आप देखेंगे ये क्रॉस हुआ एक दूसरे के सामने और ये राउंड हुआ एक दूसरे के सामने, इसको पैर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। एक्चुअली में वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसके रिगार्डिंग एक थ्योरम है जो कि हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार, मेरा नाम दक्षेश है और आप देख रहे हो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ नालंदा विद्यालय मोरबी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।